Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is this ecology and environment MCQ series. बहुत सारा डिमांड MCQs के बारे में थी ecology and environment. तो कुछ questions में आज मैंने लाए हैं so that कि आप रिविजन स्टार्ट करें इससे. बहुत ही easy question से मैंने स्टार्ट किया है. इसके बाद जो कल हर एक टॉपिक पे हम करेंगे. कल भी आपको मिलेगा, इसके लिए मैराथन सीरीज़ एक मिलेगी. लेकिन आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए. उस रिवीजन के बाद ही आपको जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, करने आ जाएंगे. ये बहुत ही इजी है, ये वैसे भी आपको आ जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा किस्म का फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करता है? सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट्स, ऑप्शन बी सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ऑप्शन सी माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा एरिया जो ऑक्यूपाई किया है वो किया है ऑप्शन ए. सबसे ज़्यादा इंडिया में मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट्स मिलते हैं. सबसे ज़्यादा एरिया इन्होंने ही कवर किया है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट्स. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. जितने भी नेशनल पार्क है उनमें से सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है इंडिया में? ऑप्शंस आर पेरियार जो कि केरल में है, राजा जी, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर. बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है. ठीक है, तो सबसे पहली जो है नेशनल पार्क कौन है इंडिया में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है. ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. नेम द फॉरेस्ट्स इन विच टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज. किन वाले फॉरेस्ट्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज टीक होती है, टीक ज़्यादा मिलती है? ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड श्रब्स, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको टीक सबसे ज़्यादा किन फॉरेस्ट्स में मिलता है? एंड यस, ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स में मिलता है. शाबाश. Moving to another one. In which type of forests does Sundari tree belong? सुंदरी आपने सुना होगा. सुंदरी जो ट्री है इसी के नाम पे सुंदरबंस को सुंदरबंस मतलब सुंदरी वाले फॉरेस्ट्स नाम सुंदरबंस मिला है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं. तो ये जो सुंदरी ट्री है, सुंदरबंस जो है, वो किस तरह के फॉरेस्ट्स में होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. आप सबको पता है जो सुंदरबन है वो वेस्ट बंगाल में है. गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलते हैं, मजोली आइलैंड वहाँ पे है. मैंग्रोव फॉरेस्ट्स वहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा. सुंदरी ट्रीज भी वहाँ पे ही पाई जाती है. ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन. राइट. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन. जो रेड डेटा बुक है वो किस चीज़ पे डेटा प्रोवाइड करता है? आपने देखा होगा रेड डेटा बुक IUCN की तरफ से. IUCN के बारे में पढ़ा होगा आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में. रेड डेटा बुक जो है क्या रेड लॉयंस के बारे में डेटा देती है? रेड बर्ड्स, लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसके बारे में इसमें डेटा होता है? तो इसमें जो डेटा होता है वो होता है एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में. और वो ये एक स्केल में देते हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन है, एंडेंजर्ड कौन है, वर्नरेबल कौन है, ठीक है, एक्सटिंक्ट कौन हुए हैं. शाबाश. विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. हिमालयाज का कौन सा पार्ट बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों से कवर किया गया हुआ है? सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप सबको पता है ऐसे हिमालय रेंज ऐसे 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 आता है. जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे, उत्तराखंड, फिर आगे जो है यहाँ सिक्किम, फिर आगे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, वहाँ से फिर यहाँ से ऐसे नीचे चला आ रहा है. तो कहाँ पे ज़्यादातर घने जंगल से कवर किया है इसने हिमालयाज को? तो वो है ईस्टर्न साइड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादा जंगल है. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and wildlife is called. एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम अगर लैंड पे होगा कहीं पे जिसमें वेजिटेशन डिफरेंट ही होती है, बिल्कुल डिफरेंट, और वाइल्ड लाइफ ही डिस्टिंक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, बायोम, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, रिजर्व. उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, आपने पढ़ा होगा. उसको हम बायोम बोलते हैं. एक बड़ा सा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे जो है प्लांट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं और एनिमल्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं. डिस्टिंक्ट वेजिटेशन वहाँ पे होती है. जैसे डेजर्ट, वो भी एक बायोम है ना, डेजर्ट एरिया. वहाँ पे आप देखोगे रेगिस्तान, वहाँ पे प्लांट्स जो है उनके लीव्स छोटे होते हैं या होते ही नहीं हैं. उनके रूट्स लॉन्ग होते हैं वाटर को निकालने के, एब्जॉर्ब करने के लिए. या वहाँ पे आप देखो कैमल, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. राइट. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाइस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में? इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका। चूज अ करेक्ट ऑप्शन, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? एंड द राइट आंसर इज ब्राज़ील। आपको पता है अमेजन फॉरेस्ट्स कहाँ पे है? अमेजन फॉरेस्ट्स जो है वो ब्राज़ील में है, और अमेजन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही उसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील है। सो मूविंग टू अनदर वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वी विल फाइंड पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, किस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टास, थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश, कहाँ पे पिक्चर प्लांट को ज़्यादातर पाया जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये तो आपको आराम से आने चाहिए। हर एक टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे। आज ये इसमें ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट्स का मैं ले आई हूँ, तो वो मिलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, राइट। मूविंग टू अनदर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो होते हैं, कुछ जगह ऐसी है इंडिया में भी जो जिनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, उनके फीचर्स जो होते हैं ना, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है वो? चलिए, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, क्या होंगे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़? बिल्कुल होंगे। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक प्लांट्स, ऑब्वियसली एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़, ऑब्वियसली तभी तो इनको हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, तो ये इसमें कम रेलिवेंट है। सो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, ये तो फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में लाए थे। अब ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड। अगर हम फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को मिटिगेशन, जियो इंजीनियरिंग, एडेप्टेशन, नन ऑफ दीज। क्या आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? अगर हम फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, हम ऐसा कुछ कदम उठाएंगे कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज ज़्यादा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन बोलते हैं, राइट। द मोस्ट विजुअली स्ट्राइकिंग एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखता है? द इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन अलॉन्ग द गल्फ कोस्ट स्टेट्स, हाईली वेरिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस फेल्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियल आइस ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट, एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली उसमें क्या होता है? आइस मेल्ट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो आइस मेल्ट हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर। क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स, क्लाइमेट आपको पता है वेदर और क्लाइमेट दो डिफरेंट रिलेटेड तो है लेकिन डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लाइमेट हम किसको बोलेंगे? लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट इज स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फॉर अ गिवन रीजन, वेदर over a year, averaged over the year. It's a measure of variations in the amount of precipitation, none of the above. Choose the correct option. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर होता है एंड इट इज स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फॉर अ गिवन रीजन। एक रीजन के लिए जो स्टैटिस्टिकल थोड़ा सा, क्योंकि हर एक रीजन बराबर नहीं है ना, सेम नहीं होते हैं, और एक लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट 35 ईयर्स का हम लेते हैं एवरेज क्या रहता है किस मंथ में, तो उसी से हिसाब से हम क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिटेन वाटर वेपर, एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेयर गैसेस टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लेनेट रिलेटिवली वार्म, एबिलिटी ऑफ क्लाउड्स स्कैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको बोलते हैं? एंड द राइट आंसर इज शाबाश, एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेयर गैसेस टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लेनेट रिलेटिवली वार्म। लॉस ऑफ सी आइस बाय मेल्टिंग इन द आर्टिक ओशन। अब जब आर्टिक ओशन में जो आइस होता है ना वो मेल्ट हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? विल रिजल्ट इन सी लेवल राइज, मे रिजल्ट इन पॉजिटिव फीडबैक दैट एम्पलीफाइज ग्लोबल वार्मिंग, विल रिजल्ट इन कूलर टेम्परेचर इन आर्टिक, नन ऑफ द अब। मैंने आपको अभी बताया ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तब आइस क्या हो जाता है? वो मेल्ट हो जाता है। तो ये क्या है? इंडिकेशन होती है ग्लोबल वार्मिंग की, तो उससे राइट, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा गैस ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, एस्टाइलिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? एंड द राइट आंसर इज एस्टाइलिन। बाकी तो कंट्रीब्यूट करेंगे, मीथेन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड भी। Energy sources that do not increase the carbon emissions include,
कौन से ऐसे एनर्जी सोर्स है जो कार्बन एमिशंस को इंक्रीज नहीं करते? आपको पता है जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्या है? कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सोलर सेल्स, विंड मिल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऑल ऑफ द अबव, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सोलर सेल से कार्बन एमिशन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। विंड मिल से हो नहीं, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे है। और न्यूक्लियर प्लांट से भी नहीं होता है, अगर कहीं पे हो जाएगा वो मिनिमल होगा। तो इसमें बेसिकली ऑल ऑफ द अबव है। इनमें से ये गलत है, ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आएगा डी, क्योंकि इनमें से सारे ये ऐसे हैं जिनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिशन बहुत ही कम होगा और होता ही नहीं है, क्योंकि सोलर सेल्स में नहीं होगा और विंड मिल में भी नहीं होगा। हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है? ऑप्शन ए, बाय इंक्रीजिंग इलनेसेस सच एज हीट स्ट्रेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड किडनी डिजीज। Okay, by increasing respiratory illness such as asthma, allergies, by increasing insect-borne infections such as dengue fever, all of the above. Choose the correct option. क्या लगता है आपको क्लाइमेट चेंज से ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? पढ़ लीजिए आराम से, स्क्रीन पे आपके आ रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ह्यूमन हेल्थ पे प्रॉब्लम हो जाएंगी ग्लोबल वार्मिंग से, राइट? Which of the following do you think has the least impact of climate change in forests? सबसे कम क्या होगा क्लाइमेट चेंज से फॉरेस्ट्स में? चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वुड सप्लाई, क्या ये हो जाएगा चेंज इसमें? ऑब्वियसली अगर जो क्लाइमेट चेंज हो जाएगी तो ये तो होना ही है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो पहला ही हमें विजिबल हो जाएगा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्टर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। और ऑब्वियसली सबसे पहला जो हमें दिखेगा ना क्लाइमेट चेंज का, वो यही दिखेगा। उस फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी जो होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। तो सबसे कम फ़र्क ये पड़ेगा लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे कम फ़र्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जब भी हो जाएंगी स्पीशीज़ का जो है लॉस हो जाएगा और बाकी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। Dairesh is the artificial modification of Earth's climate systems through two primary ideologies: solar radiation management and carbon dioxide removal, SRM and CDR। तो ये आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन है किसकी? अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम्स की। तो ये कैसे हम करते हैं? एडेप्टेशन से, जियो इंजीनियरिंग से, सिंक्रोनाइजेशन या मिटिगेशन। अब ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगी? जो अर्थ वाली इंजीनियरिंग है उसको हम बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग, तो जियो इंजीनियरिंग से ये हो जाएगा, राइट? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज लाए थे। हम हर एक टॉपिक पे जो भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मेन टॉपिक्स है, जैसे प्रोटोकॉल्स है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, ट्रीटीज़ है, या बाकी मेन कॉन्सेप्ट है, ओजोन लेयर पे कॉन्सेप्ट है, वो हम उस पर हर एक चीज़ पे MCQs करेंगे, ठीक है? स्टे कनेक्टेड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।